रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा विशेष कार्यक्रम आज़ादी के तराने अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इस वर्ष और हमें 75 वर्ष हो चुके हैं। इस कार्यक्रम में हम आपके साथ ऐसे शख्स को जोड़ रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की वह रात देखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 92 वर्षीय डॉक्टर A.P. जैन साहब का, जिन्होंने 1947 में 15 अगस्त के दिन वह दिन देखा और उसके पहले और बाद का अनुभव वो हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर A.P. जैन साहब का स्वागत करता हूँ। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और इस साल हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल बीत गए हैं और आज़ादी से पहले की और आज़ादी के बाद की सारी आपने प्रगति देखी है। तो मैं अपने श्रोताओं के लिए आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि 1947 के आसपास कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या आपको याद हो। 15 अगस्त का याद हो, 1947 का तो ठीक है, उसके पहले का, उसके बाद का कोई ऐसा रोचक किस्सा बयान करिए जिसमें आप बड़े नेता से मिले, किसी से, और उससे इंस्पायर हुए, भले स्कूल कॉलेज के जरिए मिले हों। जी। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र भारतवर्ष के जागरूक स्वाभिमानी स्वतंत्र नागरिकों एवं विश्व की सबसे बड़ी भारतवर्ष की आध्यात्मिक धरोहर के रखवाले भारतवासियों, आज भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ और विशेषकर श्री विनोद शर्मा जी ने जो मुझ जैसे आदमी को खोज डाला है, जो जिसका जीवन एक घटनाओं से भरपूर है। नहीं तो इससे पहले मैं अपने भाव, क्योंकि सब बार मैं इमोशनल हो रहा हूँ और जो भी बात आपसे कहूँगा समझ लीजिए वो फ्लैशबैक में मेरी आंखों से गुजर रही है, वो सच्चा मेरे सामने और वो मेरी सीन आंखों के सामने है। जी। इससे पहले कि मैं अपने उन अनुभवों को शेयर करूँ, सबसे पहले वंदे मातरम जो उस समय हम लोग गाया करते थे जिस ट्यून से, उसकी पंक्तियाँ मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है। बिल्कुल। ये ट्यून थी उस वक्त, पहले हम स्काउटिंग में थे और जब 12 साल में 6ठी क्लास में थे और 12 साल की उम्र थी और 1942 का टाइम था, तो उस वक्त उसी ट्यून से और मैं इत्तेफाक से कुछ संगीत में, कुछ विनय में, कुछ बागाई लोगों के प्रिय था, तो ऐसे मौकों पर मुझको वो बुलाया जाता था और नहीं इस वंदे मातरम को प्रभात फेरी के साथ और उसके मौके पर आजादी के उसमें गाता था। पहले कुछ पंक्तियां उस टाइम की ट्यून के करीब सुनिए। कुछ 2-4 शब्दों में इधर उधर हो जाए उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, उसके लिए थोड़ा सा मुझको, हालांकि मेरी मेमोरी 99% बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन फिर भी कुछ तो हो जाए तो उसके लिए क्षमा करेंगे। जी 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 जी। और मित्रों, मैं, क्योंकि मेरा बड़ा लंबा सफर है, करीब
एक 90 साल का सफर है। मैं जिला मुजफ्फरनगर के अंदर एक टाउन में कांधरा शामली यहाँ हम इस कस्बे के सबसे बड़े जमींदारों में से हमारा परिवार समझे। और उस समय जब मैं छठी जमात में था, मेरे पिताजी सबसे बड़े बाबू पलटूमल जैन, रईस लैंडलॉर्ड, बैंकर्स एंड इवन जागरूक देश की स्वतंत्रता के अभिभावकों में से थे। और मेरे उनसे छोटे जो चाचा जिनका शेष मर जैन नाम था, वो 1942 में उनका जो है कस्बा कांधला एक मशहूर कांधला है, रईसों का कांधला है, जमींदारों का कांधला है, ऐतिहासिक है, जहाँ तबलगी जमात और जहाँ और जिला मुजफ्फरनगर आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली का, वो जिला मुजफ्फरनगर से ही थे। और उन परिवारों से उस वक्त कांधला एक टाउन हॉल था 45 एरिया, और उस वक्त करीब समझ लीजिए उसकी 60,000 की आबादी थी, जिसमें करीब 50 हिंदू 50 मुसलमान। और हकीकत में जो इस पाकिस्तान की नींव रखी गई थी, जैसे मुझे बताया गया जानते थे, वो कांधले के एक नवाब चांसर थे, वो एक और थे, तो इनका जो वो बना था वो वहीं पर बना था समझे। और आज आप जो है टिकैत जी का नाम सुनते हुए आदरणीय टिकैत जी का, उनके पिताजी महल सिंह टिकैत वो बड़ौद के पास के जो है सोली गांव के थे। और जाट गुजर और हम लोग जो है उधर का जो वैश्य कम्युनिटी थी, ये समझ लीजिए एक राजपूत कम्युनिटी थी। उस वक्त जब पूरब के अंदर किसी को जागीर मिल जाती तो जागीरदार कहलाता है। और आपको ताज्जुब होगा जो मेरे गुजर भाइयों का एक बड़ा इम्पोर्टेंट गांव है जिसका नाम है जिसा गांव, समझे, जो कि कैसे मक्का है इन लोगों का, समझे। तो 50% जिम्मेदारी वो हमारे परिवार की थी। और उनकी जो बुजुर्ग जो आपका चौधरी पिक्चर पैलेस है, श्री अजब सिंह जी जो है, समझे, वो जब मैं पढ़ता था तो वो बहुत ही जागरूक थे। मेरे कांधे में 1942 में 2 केवल वो आए थे वारंट 1942 के। एक मेरे चाचा शेख मंदी थे जो बाद में के चेयरमैन भी हो गए थे। एक डॉक्टर हृदय नारायण थे जो कि होम्योपैथिक के सबसे बड़े जो है। मेरे परिवार का दबदबा डॉक्टर हरिद्वार का गया। तो जब इनके वारंट आए, मैं छठी क्लास में था, स्कूल वालों ने मुझसे जानना चाहा, तो मुझे पता चला कि उनको उस वक्त दरोगा थे भूप सिंह, समझे, बड़ा दबंग दरोगा था, समझे। तो उस वक्त उन्होंने, क्योंकि पिताजी का बड़ा सम्मान था, रेस्पेक्ट थी, तो ये डर था कि दोनों ऐसे लोग हैं, कहीं इनको अगर हमने जेल वहाँ पहुँचा दे मुजफ्फरनगर तक तो कहीं बड़ा भारी बवाल न हो जाए। तो बाद में उस दृष्टिकोण से उनको सामने तक ही हो जा पाए थे वहाँ तक इस्तेमाल के लिए डॉक्टर हृदय चाचा सेठमल। तो उनको मैंने कैसे मदद करके ये कि कोई बवाल नहीं हो, जैसे हाउस अरेस्ट करनी थी ना बाद में, इस तरह से ताकि फ्लेयर अप ना हो जाए। उनसे बाद जब मुझको पता चला तो मैं समझ नहीं सकते कि मैं बिल्कुल एक जैसे कि अभिमन्यु का सुना हुआ मेरी वो हालत हो गई है, समझे। और कुछ करने मरने के लिए मैं दीवाना हो गया, समझे। तो उस वक्त जो है जब जो आपका जो हाई स्कूल है उसका नाम था HS हिंदू संस्कृत कांधले में, जिला मुजफ्फरनगर में एक हाई स्कूल सरकारी था, मुजफ्फरनगर में था। और पूरे जिले के अंदर सबसे मशहूर स्कूल जो था वो ये HS स्कूल था जो है, समझे। जब वहाँ पे यूनियन जैक फैलाया करता था, समझे। जब मुझे पता चला तो मैं जोश के अंदर जो वहाँ का जो जिसको कहना चाहिए शिशु तो नहीं कहेंगे, बालक फौज थी जैसे कि बानर सेना थी, वो मैंने वहाँ इकट्ठी की, समझे। और एक दूसरे चंदन लाल स्कूल जो नेशनल जो थे उन्होंने कांधले का आइडिया हो तो छत नहर के पास पार होता, उन्होंने नेशनल स्कूल खोला था, समझे। उन्होंने तिरंगा फहराया था अपने स्कूल पे। मैंने उसको लीड किया स्टूडेंट्स को,
और मेरे पिताजी ने कहीं जोश के अंदर कुछ न कर बैठे, तो मुझे याद है 2-4 कारिंदे पीछे लगा दिए, इसका जोश ठंडा हो जाएगा तो हरा जाएगा ये। लेकिन इसकी जोश को दबाने की कोशिश मत करना, समझे। वो अच्छी तरह हमें जानते थे और हमने जी भर करके जो है, समझे। और जब हम वहाँ पे अपने आज के आज में जब हमने फिर उसको देखा यूनियन जैक को, तो मुझे याद है करीब मैं उस वक्त आपकी जमात में था, समझे। तो वहाँ के जो मैनेजर थे सच्चता सेन, उनका लड़का जो था अभी तक याद है सैलो, शायद बाद में इलाहाबाद का वो बन गया था प्रोफेसर। मैंने एक वहाँ पे बानर सेना समझ ली, जैसे आपके वास्ते ग्रुप है, समान विद्यार्थियों का एक समूह इकट्ठा किया। और मुझे याद है जब चंपा वो पिक्चर मेरे सामने चंपालाल प्रिंसिपल थे और मैंने सैलेव को जो है नीचे खड़ा होकर के, और किसी ने उस झंडे को, मैंने जो यूनियन जैक फैलाया था, रात्रि में उसको फिर वहाँ पे यूनियन जैक फैला दिया था। मुझे मैंने अपना ग्रुप बनाया जो इसको गुप्तर कहते हैं। मैंने गुप्तर उसने कहा कि सब वो जो रात में ये झंडा था वहाँ पे सुबह को मैं देख कर आया, वहाँ पे फिर वो फैला हुआ है। तो यू कैन नॉट इमेजिन, जब आज इतना पेट्रोल है बलुचिस्तान में, यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि जो वही पेट्रोल कभी मिलने वाला मेरी नजरों में था। मैंने उसको सैलो को बुलाया, पता चला इनडायरेक्टली उस पर कुछ पैसा पड़ गया, क्योंकि मैनेजर का लड़का था शायद, सैन जी मुझे नाम दिया है। मैंने बुलाया, उसकी हिम्मत थी, अपने सामने वो सीन मेरे सामने सड़क पर वो चढ़ रहा था ऊपर, वो यूनियन जैक को उतार रहा था और मेरे प्रिंसिपल चंपालाल सिंह और अपने आंखों से दूर से देख रहे थे, समझे। और उस यूनियन जैक को नीचे उतार करके मैंने तिरंगा फहरा करके फिर नीचे वहाँ पर जो है फिर अपना जो है विजय कार्य भारत माता की जय और ये तो ये उस वक्त का सफर में आपको ये 1942-43 का सफर है ना? हाँ, मेरा सफर 42 से शुरू हो जाता है। जी, समझे। 43-44 में ये हुआ। इसके बीच में आपको पता है जब भारतवर्ष को आजादी मिली 1947 था, जी, समझे। और जो है 1947 से पहले, समझे, आपको पता है उसके बाद जो है, समझे, मैं वहाँ से हाई स्कूल पास करके जो मुजफ्फरनगर में एसडी कॉलेज है, दो कॉलेज है, डीएवी कॉलेज है, एसडी कॉलेज है। तो मैं 1900 हाई स्कूल पास करके 46 में, अच्छा लोग समझते कभी पास ही नहीं होगा, कुछ इस वर्ष में कभी फेल नहीं हुआ जो है सब एक्टिविटीज के बावजूद भी। जी। तो जब मैं मुजफ्फरनगर गया, समझे, तो इसी बीच में मैं आपको बताऊं कुछ मेरा अपने कांधे में आरएसएस से भी कुछ मेरा जो है परिचय हो गया था। परिचय सेंस में हो गया था कि हमारी जो जमींदारी की जमीन की बंजर पड़ी हुई थी, समझे। तो वहाँ देखता था मैं 5-4 लोग आते हैं और वो, समझे, कि क्या नाम है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वा हिंदू भूमि सुखम वर्धितुम मां मंगले पुण्य नमस्ते नमस्ते। तो उनका जो डिसिप्लिन होता था, मैं जाता था आता था, वो मैं चाहता था कि मैं किसी ने मुझसे कहा तो एक दिन वो कहा कुछ कोरस हो रहा था और बेल्जियम क्या बोलते हैं वो जो है, समझे। तो उसके बोल भी अभी तक मुझे याद है, जो मुझे प्रभावित किया। उसमें एक तो ये था कि उसने क्या, चल रे नौजवान चल, चल रे नौजवान चल, दुश्मनों को कर कतल, दुश्मनों वही प्रताप के समान बैरियों के दरमियान, दुश्मनों का कर कतल, दुश्मनों। तो ये बेल्जियम के साथ जो उगा रहे थे, जी। और एक उनका बड़ा अच्छा कोर्स था, उसकी 2 लाइन अब तक मेरे माइंड में, कर जीवन दी देश पर होना है बलिदान, धर्म पर अकेला था वो माँ का लाल। तो इस तरह का बड़ा अच्छा, तो मैं प्रभावित उधर चला गया, समझे। और वहाँ पर मैंने जो है एक अच्छी जो है ट्रेनिंग, घर में सब कुछ था, समझे, हर चीज व्यक्ति थी, समझे। तो यहाँ पर मैं ये कहना समझूंगा, जब मैं अपने वहाँ पर कामले में था, मैं घर में देखा करता था, यहाँ पे पुराने सब वो बड़ी बेल्जियम पड़ी है, पुरानी सब जो है, जो क्या कहते हैं, ये जिम्नास्टिक का जितना सामान पड़ा हुआ है, नया पड़ा हुआ है। अब मैं इसके बारे में जब मुझे होश हुई तो मैंने मालूम किया, पता चला मेरे पिताजी राय साहब
राय साहब तो नहीं थी, बाबू पलटू मलचैन जो है, उन्होंने 8-10 साल पहले ये आया था। अब मैंने उसका इतिहास जाना, तो पुराने जो घर के मनी होते थे वो बताते थे। तो मैं बड़ा एक्टिव था अपने हम 11 बहन भाइयों में। कहने के लिए बाबूजी को जो है, आपको मालूम है कृष्णा हट्टी सिंह जो थी पंडित नेहरू की शायद सबसे छोटी बहन थी, उनके हस्बैंड एन.सी. मेहता थे, फर्स्ट इंडियन में। मुझे पता चला जब मुझे एक 15 साल हमारे पुराने बुजुर्ग थे, समझे, अभी आपको क्या पता, जब एन.सी. मेहता का जब ट्रांसफर हुआ तो बाबूजी का आगे कोली भर ली, मतलब निपटा लिया। वो शोर मच गया, कलेक्टर आकर के जा करके जो है क्या तो मामला, तो खैरियत तो है। पता ये चला कि पिताजी के कंट्रीब्यूशन को देख करके वो पिताजी को हमारे राय साहब या राय बहादुर जी को वो देना चाहते थे। लेकिन उसकी एक शर्त थी, हमारी वहाँ मुस्लिम जो पुराने ऑर्थोडॉक्स थे उनसे हमेशा बड़ा वो रहता था, समझे। हमें जो बंदूक जोनारी मिली थी, लेकिन केवल वो जहरी जाती थी जब उनका टाउन हॉल के अंदर वो बदला जाता लाइसेंस, और जिस शान से वो 2 कारिंगे लेकर के चलते थे, और वो केवल जल्दी साफ होती थी। हम चौथी पंक्ति पर बंदर जो आते थे उनके लिए इस्तेमाल करते थे, अच्छा, भगाने के लिए, समझे। तो पिताजी से पूछा, यहाँ के जो बड़े फैमिली के थे उसमें शायद लिया करने वाले भी हो, जो भी कुछ हो, साफ सुना कि हमको बड़ा भारी कोई पार्टी दे रहे हैं। तो पिताजी ने कहा कि हाँ कमिश्नर भी आएंगे वहाँ पर मेरठ के। तो मुझे बताया गया उस पार्टी में कि इसका मेनू क्या होगा। अब उनकी चालाकी देखिए, समझे। तो किसी से इंडियन से जो बुजुर्गों ने मुझे बताया, सही निकला कि उन्होंने बताया मेनू जो है, देखिए वो तो बड़ी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, उनके यहाँ तो लटन के आदमी मेनू तो वेजिटेरियन होगा। बात इस पर अटक गई, वो बात यहाँ तक अटकी, वो इस बात में कामयाब हो गए कि मेरे पिताजी को ये मजबूर करार करने की कोशिश की, ये पार्टी बनेगी कमिश्नर की, इसके अंदर नॉन वेज भी सर्व होगा। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने कहा मुझे ना ऐसी राय शादी चाहिए और ना मुझे ऐसी कोई, मैं केवल अपने असूलों से उससे ढेंगे। मेरे हाल वो सब सामान मंगाया था उस मौके के लिए, वो जो पड़ा था उस टाइम का 35,000 का सामान था। तो वो सामान वो था जिसको पिताजी ने राय शादी समझे मना कर दी थी, और उस सामान को जो है वो हम वहाँ पर पड़ा हुआ था। वहाँ से मैंने असूल, नियम और प्रतिबद्धता सीखने के संस्कार मिलने शुरू हुए मुझे। इसी बारे में संस्कारों में एक और बताऊंगा कि आगे बातें और भी आएंगी। मेरी स्वर्गीय माता जी वो दिल्ली की सबसे बड़ी फैमिली ज्वेलर्स की, दिगंबर की, दरीबाग, चांदनी चौक, दरियागंज की, उसकी वो थी। और उस वक्त 2 जैनों में शायद होती, दिगंबर होते, सितंबर होते हैं। जी जी जी। मेरा वर्ग सितंबर को बोलते हैं जो स्थानकवासी, वो भक्ति बांधते। दिगंबर उनको कहते हैं जो नल होते हैं। बिल्कुल, समझे। लेकिन उस वक्त दिगंबर श्वेतांबरों में भी आपस में बड़ा भारी हो रहता था। बहरहाल जो सबसे बड़ी फैमिली दिगंबर की थी, मेरी श्वेतांबर फैमिली पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे टॉप जो है, जिसको कहते हैं स्तंभ, श्वेतांबर के माने जाते हैं, लाला घमंडी लाल। और मदर जो है मेरी, वो सबसे बड़ी दिगंबर फैमिली उससे। पिताजी का दिल्ली में, क्योंकि हम लोगों का वहाँ भी बड़ा भारी कारोबार था 1914 का, बहुत बड़ा मतलब है बड़े बाबा का, तो इसलिए उनकी शादी वहाँ पर हो गई। लेकिन जब वो आई तो उन्हें मंदिर जाने के लिए मना कर दिया गया। अच्छा। और मुझे बताया गया वो 3 या 4 हफ्ते तक वो उपवास कर रही, लेकिन उनका नियम था जब तक मंदिर से जाकर के दर्शन नहीं कर लेंगे वो जो है वो खाना नहीं खाएंगे। पूरी जैन समाज में शोर मच गया, घमंडी लाल के जो बेटे की बहू है उसने खाना नहीं। बताया गया पूरे हिंदुस्तान की सितंबर की बड़ी फैमिली दिगंबर के बैठे, उनमें नेगोशिएशन हुआ और उनको अलाउ किया गया कि वो मंदिर जा सकती है। वो संस्कार वहाँ से मुझको मिले। बिल्कुल। उधर चटा सीट में जो है ये वो है जो वीरेंद्र वर्मा गवर्नर हुए, शामली चौधरी मामलात सिंह के लड़के जी, समझे। और एक जो है डॉक्टर, तो ये उनके जो है कंटेम्प्रेरी हैं, समझे। और आपको बताऊं चौधरी चरण सिंह की लड़की
जानमती वो मेरी क्लास फेल थी मेडिकल कॉलेज में 51 में जो है, समझे। और वीरेंद्र वर्मा जो गवर्नर रहे हैं, जब मैं पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में, उनका लंबा बड़ा खुद का वो रहा है। अब मैं बात कर रहा था अपनी सत्ता संभालने की जी। तो जब यहाँ पर जो है मैं क्योंकि यहाँ पर जो समझिए कि ये आपका जो INA आजाद हिंद फौज का मामला 44-45 में शुरू हो गया था। 44 रन का ट्रायल चला था जी। और गवर्नर जनरल ने जब जाकर के आजाद हिंद फौज को जब देखा कि बड़ा शोर मच जाएगा, तो जितने आजाद हिंद फौज के लोग जो है उनको छोड़ दिया गया। और उस वक्त पहली बार पंडित नेहरू ने चोगा पहन करके इनकी वकालत जो है लाल किले में की थी। अच्छा जी हाँ। और उस वक्त के 3 नाम जो है आपने सुना होगा, सैगल, ढिल्लो, शाहनवाज। हाँ हाँ। तो हमने नारा लगाया, हिंदुस्तान के 3 लाल, सैगल, ढिल्लो, शाहनवाज, जय हिंद। तो उस वक्त मेरा नाम जय हिंद पड़ गया। तो उस वक्त ये 2 जनपंक्ति जो मैंने बनाई थी, समझे। और उसको बताऊंगा जो मुजफ्फरनगर में जो फर्स्ट प्राइज मिला था, और के साथ में वो इसी सिलसिले में मैं आपको बता देता हूँ जो है, समझे। वो पंक्तियाँ थी, समझे। आजाद वीर चल पड़े, भारत के वीर चल पड़े, लाल किले की चीर पर तिरंगा फहराएगा, तिरंगा फहराएगा। तुम्हें खून में आजादी दूं, प्राणों की लगा बाजी दूं, तुम्हें खून में आजादी दूं, प्राणों की। ये बंधन भी चाक उठे, ये लंदन भी चाक उठे, ऐसी चिता जलाएगा, जिंदगी निभाएगा, जिंदगी। इसकी कुछ पंक्तियां हम आपको बताएं, समझे जाए। अब इसके साथ जरूर कि हमने वहाँ पे जलेबी बांटी, तो हमारा नाम हमेशा एक नहीं रहा। जब चकी तक थे क्लाइव और डुप्ले जो हुए, एक दोस्त था का एक क्लाइव बन गया था डुप्ले। जब आजाद हिंद का मूवमेंट चलाया तो हमारा नाम जय हिंद पड़ गया था, समझे जाए। अब हम मुजफ्फरनगर पहुँचते हैं जी। अब मुजफ्फरनगर जब हम पहुँचते हैं तो 1 हफ्ते का बराबर जो है वो आजाद वहाँ के MP हुए बाबू सूरत प्रसाद जैन, और हमारे फूफा जी सगे रियल गांधीवादी बाबू सूरत प्रसाद जैन, इनकी वहाँ पे, समझे। और वे सहारनपुर में थे अजीत प्रसाद जैन, समझे। तो जब वहाँ पर हम पहुँचे तो 1 हफ्ते तक जो प्रोग्राम चला था, पूरे 7 दिन उस वक्त ध्रुव सिंह प्रिंसिपल थे। और ध्रुव सिंह जी के बारे में बताऊँ, उस वक्त एक पेपर निकलता था गांधी जी हरिजन, हाँ हाँ, उनके संपादक थे। तो आई वॉज द ब्लू वायर फॉर एवरीबडी। मैं हमेशा कभी मैंने अनुशासनहीनता नहीं की, लेकिन सच को सच कहने में मैंने कभी भी गुरेज नहीं की। तो एक दिन उनके उसमें पड़ा हुआ था कि रेड उसमें ध्रुव सिंह जी मन का ऑफिस में था। उससे पहले मैं वर्सेटाइल जीनियस कहला गया था। 7 दिन के दिन मुझे म्यूजिक में वो मिल रहा प्राइज, किस दिन शायरी में मिल रहा, किस दिन कविता में मिल रहा, और भी 7 days, समझे, आई गॉट द प्राइज। और बेस्ट प्राइज जो मुझे मिल रहा कविता पर, जो मैं सुपर चैनल पर सुनाऊंगा अभी आपको, वो 1947 में डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स होम है मुजफ्फरनगर के अंदर। ये डिस्ट्रिक्ट का पूरा इंटर कॉलेज स्कूल का वो था जो है जी, समझे, कविता प्रोग्राम। और इस कविता पर, और ये भी कॉम्पिटिशन कही थी, मुझे जो है फर्स्ट प्राइज मिला था जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, वो कविता मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ, जो उस वक्त की आजादी की गांधी।
बताइए। वो कविता के नौनिहाल मातृभूमि शीश चाहती, नौनिहाल मातृभूमि शीश चाहती, अश्रु कावने आज काम, अश्रु से चुकाने दाम, अश्रु कावने आज काम, अश्रु से चुकाने दाम, रो चुके बहुत इसे करो विदा करो पुनः, नौनिहाल मातृभूमि शीश चाहती, कर गजेंद्र सी पुकार तुम मृगेंद्र की डार, कर गजेंद्र सी पुकार तुम मृगेंद्र की डार, गूंजे कांप उठे कांप जाए ये समुद्र, हिल उठे खड़ा पहाड़, गूंज जाए विश्व में स्वतंत्र भारती, नौनिहाल मातृभूमि शीश जाती, नौनिहाल मातृभूमि शीश जाती, माल रे उषा खड़ी विजय प्रसून से जड़ी, माल रे उषा खड़ी विजय प्रसून से जड़ी, दिगंत हंस रहा प्रवीर देख देख पद लड़ी, प्रकृति रे उतार दे आज आरती, नौनिहाल मातृभूमि शीश जाती, स्वतंत्रता बिगुल बजा लशंस देश को लजा, स्वतंत्रता बिगुल बजा लशंस दे, सभी तो उठो, सभी तो व्योम सूर्य रथ, सभी तो सब सज पड़ा, सपूत बार बार माँ तुझे निहारती, नौनिहाल भूमि जाती, कर जितेंद्र। तो ये पंक्तियाँ जो है जी करीब 90% मैंने आपको सुनाई। हाँ। और ये पंक्तियों में मुझको फर्स्ट प्राइज मिला था। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ जैन साहब, जो 15 अगस्त 1947 का दिन था जी, उस दिन की कोई कुछ याद है आपको? कुछ दिन आस के आसपास क्या है? जी जो मनाया गया था मुल्क आज़ादी समझे जो है जी, समझे, और उसी रात को जो है उससे पहली रात को जो है समझे मुझे प्राइज मिला था। हाँ, एक हफ्ते का बराबर प्रोग्राम चल रहा था। हाँ, वही सब यादें आपको बता रहा हूँ। हाँ, ठीक समझे। तो उसी 15 अगस्त की रात को, और उससे पहले मैं 14 अगस्त की रात का जो पंडित नेहरू का जो भाषण हुआ था, हाँ, समझे, जो कि जो वन ऑफ द बेस्ट स्पीच ऑफ द 20th सेंचुरी रही थी, समझे, ये आपने सुना होगा पंडित नेहरू का, समझे, कि जो है जिसके अंदर के है उन्होंने ये इंडिया अमेरिकन, और उसको आपको पता होगा कि जो है कि वो जो है उनका जो भाषण था पंडित जी का, वो इतना वार्मिक था कि अगर आपको पूरा उसको पढ़ें तो आप ये पाएंगे जिसका नाम था कि ट्विस्ट विद डेस्टिनी, ट्विस्ट विद डेस्टिनी, नियति से वायदा। बिल्कुल। और ये उन्हें वासराय लॉज जो आजकल राष्ट्रपति भवन है, उसमें ये भाषण उनका हुआ था। और हिंदी में BBC में थोड़ा सा लाइन याद है, आज रात 12 बजे पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्र के लिए जाग जाएगा, जब देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त हो जाती है। 20वीं सदी का महानतम भाषण। और इस भाषण की जब आप पंक्तियां पढ़ेंगे, उस अधूरे काम को आज हमारे माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी पूरी कर रहे हैं। अगर उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको बदलने में समय में आज उसी के भाषण पढ़िए, वही सब जो है वो कर रहे हैं जो है। और तो उस समय आपने ये नेहरू जी का भाषण सुना था या कैसे सुना था, क्या या पढ़ा था कहीं अगले दिन? नहीं, ये मैंने रात में भी सुना था, और आपको ताज्जुब होगा उस रात्रि में गांधी जी ने भाषण को नहीं सुना था। वो 9 बजे सो गए थे जाकर के। इस भाषण को मैंने सुना था उनकी जो है,
कैसे सुना था? रेडियो पे सुना था किस चीज? रेडियो में। मैं एक चीज और बता दूं। हाँ हाँ हाँ। उस जमाने में रेडियो बड़ी बहुत ही रेयर चीज थी। हाँ। हमारे कस्बे में केवल 2 रेडियो थे, एक मुसलमानों के यहाँ था, एक मेरे घर में इसलिए था कि मेरी सगी फूफा जी सोनीपत में प्रेमचंद जी वहाँ के बड़े रईस थे, उनका ये सब जब वहाँ पे कारोबार था, सबसे पहला रेडियो वही लाए थे। हाँ हाँ। वो रेडियो उन्होंने हमारे यहाँ पहुँचाया था। अच्छा। और वो जब रेडियो बोलता था तो जितने इलाके के बड़े उसके सिपाही भाई बैठ जाते थे कि बाबूजी इसके अंदर क्या आदमी बोल रहा है क्या जो है। हाँ। मेला लग जाता था। हाँ। समझे। और उस रेडियो पर मैंने बर्लिन से जो हिटलर के जो वो होते थे वो भी मैंने सुना था जो है कि अगर हिटलर का जो स्टाइल था, if the world will not be peace, I will not try to do हिटलर के ब्लड ब्रेकिंग आते थे, वो मेरे कान में पकड़े हैं वो समझे जो है। तो वो क्योंकि मेरी जो वो थी वो रेडियो मेरे घर में था और केवल 2 रेडियो थे पूरे कस्बे के अंदर। और वो मेरे रेडियो में क्योंकि आपके मेरे पूरे हरियाणा से लेकर इतना बड़ा परिवार है कि पूरे हरियाणा में पूरी छोटी लाइन में आपको पता है कि शारदा से लेकर शामपुर छोटी लाइन होती थी एसएस लाइट रेल में। हाँ हाँ। और ना कुछ बढ़ जाती थी और ये रेलवे चलती थी समझ लीजिए करीब 8 घंटे में सहारनपुर पहुंचती थी ये। और यहाँ से शुरू होता है स्टेशन लोनी, गोटरा, बागपत, महलम, समझे, बड़ौद, फिर जो है कांदला, फिर सिसौली, फिर शामली, फिर हो जाकर के सहारनपुर पर खत्म होती थी एसएस लाइट रेलवे। समझे जो है। तो इस एसएस लाइट रेलवे के जरिए से जो है और हम लोगों का क्योंकि दिल्ली में पूरा क्योंकि मेरी अब दिल्ली में आपको मैं बताऊं मेरा जन्म दिल्ली में जुलाई 1930 में वहाँ का सबसे पुराना जो मैटरनिटी होम है जिसका नाम है मछली का अस्पताल, वो दरियागंज में जमा मस्जिद के पीछे है। अच्छा। हाँ। और क्योंकि मैं 11 बहन भाइयों में मेरा जन्म तो मेरा नाम वहाँ घर का जो है वो मम्मू पड़ा था, मम्मू भाई साहब। अच्छा। और उस नाम से मैं यहाँ कहना जरूर चाहूँगा कि आज की तारीख में उनकी भी 4थी पीढ़ी चल रही है। जिस तरीके से जब मैं अपनी ननकान में आदमी जब आ जाता हूँ, जब मुझे मम्मू भाई साहब को पुकारते हैं मुझे इतना चैन मिलता है, इतना चैन मिलता है। उसी तरह से समझ लीजिए जैसे जब बादशाह अकबर की माँ मरी तो अकबर रोए, भगवान सिंह बाप का सलामत हिंदुस्तान की मुस्तकबिल के मालिक आपकी आंखों में आंसू। हाँ मान सिंह, आज मेरे आंखों में से इस दुनिया से जो है अकबर कहने वाला चला गया, दिल्ली लाई बादशाह सलामत। तो इसी तरह से शर्मा जी मेरे कान भी डॉक्टर साहब सुनते 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 पक चुके हैं। और जो कुछ मेरे कजिन ब्रदर्स वहाँ पर हैं क्या मुझे मम्मू भाई साहब कहते हैं तो मुझे पूरा अपना 40, 50, 60 साल तक सबक सामने आ जाता है। और आज वो पिक्चर भी मेरे सामने है। समझे जाए मेरे 4 बड़े मामा थे, मेहताब सिंह, रणजीत सिंह, 4 नाना थे, महबूब सिंह, राय साहब उल्फत राय जिन्होंने आपका मंदिर जो हमारे जगह बयान के संरक्षण में बना, राय साहब जगाधर में अमृतलाल, सबकी जितनी मोती जा लगा हमारे इधर सोनीपत, बागपत, फिरोजपुर, इधर से एक आपका परिवार सबसे बड़ा एक परिवार और जितनी भी है ट्रिब्यूटरीज इसी परिवार के निकले हुए हैं। समझे। अब मैं बात में आता हूँ इसके जो है कि अब ये मेरा आज़ादी का सफर हुआ और उस आज़ादी के सफर को मैं लेते लेते मैं आगरा कॉलेज में पहुँच गया जी 1950 में। आगरा कॉलेज नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज होता था। केसी मेहता वाज द फर्स्ट इंडियन प्रिंसिपल ऑफ आगरा कॉलेज। उसके बाद सबसे बड़ा कॉलेज सेंट जॉन्स कॉलेज। समझे। सी महाजन वाज द फर्स्ट इंडियन प्रिंसिपल ऑफ सेंट जॉन्स कॉलेज। एक तरफ उसकी जो है आगरा कॉलेज और दूसरी तरफ रोए हॉस्टल, टॉन्सन हॉस्टल, डेविड हॉस्टल, वहाँ पर सीट एसोसिएशन का नाम आपने सुना होगा। आज जैसे किसी जमाने में नेहरू मीन्स इंडिया, इंडिया मीन्स नेहरू, तो आगरा मीन्स सीट एसोसिएशन, सीट एसोसिएशन, सफेद बग्गी।
कांग्रेस जो बनी है वो इन बड़ी फैमिलीज के योगदान से बनी है। बैकग्राउंड पंडित नेहरू, सेठ अचल सिंह उनकी बग्गी, सेठ जसवंत सिंह उनके पीछे भाग, सेठ भवन, समझे। इधर आप कानपुर में थे अजीत प्रसाद जैन, तो अगर इधर सुखाड़िया, समझे। तो अगर आप इनकी बैकग्राउंड में कांग्रेस को जो वो किया है, ये उनकी होती। और अब मैं थोड़ा सा अब आता हूँ इसी में अपनी याददाश्त जो है गांधी जी के ऊपर जो है। गांधी जी के मामले में जब मैं आरएसएस में मुजफ्फरनगर में था जी, तो कार्यालय में कुछ अच्छे लोगों को बुला करके एक पाठशाला से चर्चा होती थी। उस चर्चा के अंदर गांधी जी की किताब पढ़ते थे वो प्रचारक जो भी है, क्रिटिसाइज नहीं करते थे। अब वो ओपिनियन जानना चाहते थे किसकी क्या ओपिनियन है। हाँ। उसमें से कुछ सिलेक्टेड समसेवक ही बुलाए जाते थे। मैं उनमें से अग्रसर में था जो है। उसके बाद मैंने फील किया कि 3-4 तो हम लोग जो थे गांधी जी के भक्त थे और उनके उससे प्रभावित थे। लेकिन कुछ 2-4 मैंने देखा कार्यकर्ता ऐसे लगते थे वो कुछ डिफर कर रहे हैं और गांधी जी के प्रति उनकी भावनाएं नहीं है। समझिए आपको कह रहे थे जी जी, समझे। तो जब हम जो है मुजफ्फरनगर में राय साहब बलबीर सिंह संचालक थे आरएसएस के जो है, वो भी आबूपुरा में रहते थे, हमारे रिश्तेदार भी होते थे, समझे। जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ तो उस वक्त जो है मैं मित्तल साहब जो थे वहाँ के हमारे बायोलॉजी की हम क्या क्वेश्चन पढ़ रहा था और वो सुन करके दिल पर ऐसा आघात लगा, मैं बयान नहीं कर सकता। जब रात में मैंने वो भी सुना जब पंडित नेहरू ने रेडियो पर ये एड्रेस किया था बापू के लिए, वो एक पागल था जिसमें वही बड़ा मार्मिक भाषण है। वो इसलिए किया कहीं राइट ना हो जाए, कहीं कोई ना कोई मुसलमान समझे, तो क्लियर कर दिया उनका एसिनेशन किसी हिंदू ने किया है। उसके पीछे ये उनकी थिंकिंग थी। अब अगले दिन जो है मैं ट्रक से, मैंने किसी को नहीं बताया, दीवाना हो गया और मैं ट्रक में बैठ करके सीधा जो है ये राजघाट जहाँ पर उनकी चिता का प्रबंध था वहाँ पहुँच गया मैं। अच्छा। हाँ, और चिता के चारों तरफ इतनी सख्त पहरा था, इतना सख्त पहरा था, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उस पहरे को तोड़ करके भाग करके सीधा चिता तक पहुँच गया था। मेरे सामने वो सीन है, लॉर्ड माउंटबेटन खड़े हैं, पंडित नेहरू खड़े हैं, ये खड़े हैं, वो खड़े हैं, समझे। और वो सीन जो है मैं पागल था, लेकिन फिर किसी की हिम्मत नहीं मुझे वहां से हटाने की। जब मैं रात को लौटा अपने नंसाल में गरीबा में, जब कहाँ से आए तो कहने लगे आप कहाँ चले गए थे, तो उनको यकीन नहीं आ रहा था। तो मैं जानते ये झूठ नहीं बोलता कभी, समझे। तो अब गांधी जी की 3 चीज से मैं सकते 1946 में मेरा बड़ौद में सेंटर था हाई स्कूल का जी, समझे। वहाँ से मैं गर्मियों में 40 की दिल्ली चला गया और रामलीला में गांधी जी की प्रार्थना सभा होती थी। हाँ। उस सभा में मैं पहुँच गया था, मैंने अटेंड किया। उसका एक डायलॉग अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रहा है। ये कौन से साल की बात है? 1940 की। अच्छा। रामलीला मैदान में इम्तिहान दे करके बड़ौद से, जो दरियागंज के पास रामलीला मैदान है यहाँ पे। हाँ जी हाँ। अच्छा। जब मैं वहाँ पहुँच गया तो मुझे जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे उनके मुँह से कुछ है, कल मेरा व्रत था, जवाहर मेरे पास आया, बहुत समझदार है, मैंने 2 उंगली उसकी तरफ करी, बैठ गया और लड़का काटने लगा, उसके बाद वहाँ से चल दिया। तो ये लफ्ज उन्होंने जिस तरह से कल मेरा मौन व्रत नहीं कर सकते थे और लड़का काट रहे थे, कल मेरे मौन व्रत पर जवाहर मेरे पास आया, मैंने उसको 2 उंगली का इशारा किया, बहुत समझदार है, उसने
सारा समझ लिया, मतलब बैठ जाओ और विचार काटो और वहां से चल दो। ये चीज मेरी साक्षात है। दूसरी चीज, मैंने गांधी जी की 3 बातें, माइंड एक्सपेरिमेंट्स मैंने हाई स्कूल में पढ़ लिया था, और ये भी मेरे कलेजे पर छा गया था समझ। जो एक्सपेरिमेंट्स को मैंने पूरी सर्विस में आजमाया है, और इसके ऐसे ऐसे मैं आपको वाकया बताऊंगा जी कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। जी जी जी। और उसमें मैं आज आपके सामने भी गलत रहा हूँ, मैं बिल्कुल पाक और साफ होकर के निकल जाए। ऐसी ऐसी मेरे की मर्डर की सच्चाई के लोगों एक दो इंस्टेंट जरूर बताऊंगा 5 मिनट के टाइम में जाए। जी जी। तो गांधी जी की 4 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी कि बड़ों के अवगुण न देखने का गुण बचपन से मेरे स्वभाव में रहा। बड़ों के अवगुण न देखने का गुण बचपन में, और अहम के लिए रज कर जो मुझके पैरों के, जो अपने अहम को उस रज के नीचे ला सकता है, उसी को सत्य के दर्शन हो सकते हैं। बिल्कुल समझे। और सबसे बड़ी चीज है कि जब वो समझे, उन्होंने लिखा जब 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहां पर गए थे, वो भी वाकया लोगों को नहीं पता है। गांधी जी, ये भी उनका एक अपना तरीका था, वो अपनी उनकी गीता देखिए कहीं ना गलत नहीं हो तो उसमें लोग मुझे क्षमा करेंगे, समझे। ये मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था ये जो है। तो गांधी जी बकिंगम पैलेस खड़ाऊ पहनते थे, बकिंगम पैलेस में चले गए। वो भी कहानी लंबी आई सब बैठते कैसे वो खड़े, उसमें डिटेल में जाऊंगा। इन शॉर्ट जब वो लौट करके आए तो कहते हैं अपनी गीता अंदर भूल आए, और बकिंगम पैलेस के सामने आकर के बैठ गए। शोर मच गया क्या कि मेरी गीता, उसके बगैर शोर मच गया, बकिंगम खुल नहीं सकता था। उन्होंने उनकी अंग्रेजों की उस कसम को तोड़ करके खट 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 करके और वो गीता लेने के लिए बकिंगम पैलेस गए, वो लेकर के आए थे, समझे। और उन्होंने लिखा, नाउ आई एम मेड माई लाइफ मोर सिंपल, और होते होते साउथ अफ्रीका में वो पहुंच गए वापस जो है। और वहाँ की कहानी, जब वो लौटे हिंदुस्तान में, उन्होंने गोखले को, किसी को अपना गुरु नहीं माना, उनको अपना पॉलिटिक्स जो है, गोखले ने उनसे कहा था, गोखले जी ने, माननीय गोखले ने, कि मोहनदास तुम एक बार पूरे हिंदुस्तान का सफर कर लो। उनके विचारों से अवगत है, अगर इट्स टू अर्ली, उसके पश्चात अपने आप को तुम हिंदुस्तान में सोच सकना। ये एक उनका आपको मैं सीक्रेट आपको बताऊँ, समझे। और एक सीक्रेट मैंने अपने पिताजी के मुंह से सुना था, कहीं जब जो है कहीं तो बाहर में जाना कहाँ पर, जब वो जो है बात कर रहे थे, जा रहे थे, उन्होंने किसी एक जो है महिला, जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं या लोअर क्लास कहते हैं, उनकी महिला एक टुकड़ी बोलते हैं गाँव में, लहंगा पटावा होता है, समझे। तो उसको पहन रही थी, तो गांधी जी का माता तुम्हें इसको पहनते, सुनते हैं गांधी जी ने जवाब दिया, बापू आपको क्या पता है मेरे पास, मुझे भी रोना आ रहा है बातों को बताते, मेरे पास केवल यही चीज है। और उसी वक्त कहते हैं गांधी जी ने लंबा की बात कर, तो मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ उस वक्त, उसका सीन मेरे साथ में आ रहा है, समझे। ये गांधी जी को लोग जो है इतना गलत समझते हैं। अगर गांधी जी न समझिए, वो हरिजन बस्ती में क्यों जा करके रहते थे? इसलिए कि बड़े बड़े लोग जो जिन हरिजनों से लोग इतनी नफरत करते हैं, समझे, चाहे बिरला हूँ चाहे न, सब वहाँ पर आएंगे, समझे। और वहाँ पर जो है इनकी उनसे दूरियां कम होंगी। और एक चीज और मैं बता दूं, गांधी से ज्यादा धार्मिक आज जो ये कन्वर्जन और ये वजूदा, अगर गांधी नहीं होते, ये जितना जो आपका ये जिसको आप लोग कहते हैं, they would have all been converted, I tell you. अगर गांधी जी का ये अप्रोच ना होता कि उनके प्रति हरिजन बस्ती में जाकर के रहना, बिरला टाटा और जितनी भी जो है उनको वहाँ बुलाना, उनके प्रति उसका आंदोलन छोड़ना, समझे। आप इसको गहराई से समझिए, इस बात को आप पटकार हैं, समझे। वो मुँह से नहीं कह सकते थे इस बात को, लेकिन जो और मेरे
आज दुखद इस बात का है, जिनको ABCD सीखी नहीं है वो शेक्सपियर पर कमेंट करते हैं, समझे। जिन्हें अलिफ बेटे पता नहीं है वो जो है गालिब और जॉब का शायरी पर कमेंट करते हैं, समझे। जिनको अलिफ बेटे नहीं पता वो गालिब को उस पर टिप्पणी वो करते हैं, समझे। और जिनको ABCD नहीं पता, जो इंग्लैंड के दो बड़े फिलोसोफर हैं, लॉर्ड बर्नार्ड शॉ, आपने सुना होगा, और आपने शेक्सपियर को भी सुना होगा जी। शेक्सपियर ने कहा था वुमेन शुड नॉट बी एम्बिशियस, इफ शी इज एम्बिशियस शी इज नॉट ए वुमेन। ये भारतीय वुमेन का उनका विचार था, जो भारतीय वुमेनशिप कस्तूरबा गांधी में थी, जो भारतीय वुमेनशिप कमला नेहरू में, जो भारतीय वुमेनशिप जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी में थी, ये तीनों गांधी जी के आश्रम में रही थी, समझे। और इन्होंने तो उन्होंने अपनी भारतीय को निभाते, अपनी साड़ी को अपना सिर ढकते आजादी के आंदोलन में वो कार्य किए जो झांसी की रानी ने आजादी की लड़ाई से पहले किए थे। भारतीय नारी है वो नारी है जो है, समझे जाए। तो इसलिए गांधी जी की अप्रोच को समझना आज का तो ये होगा, जितने बड़े आदमी को आप जो है गंदी भाषा से बोले उतने बड़े आप हो, उतनी जल्दी नेता बन जाएंगे। मेरा लोगों से एक यही प्रार्थना है कि बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। बा अदब ये उर्दू का है कि दुनिया के अंदर आप बा अदब मत होइए, समझिए। अगर आपके 3 हुनर है कि आप अपने बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, वो बड़ों से जो है वर करते हैं, तो आप ज्यादा कोई खुशकिस्मत नहीं है। और अगर आप बेअदब हो गए हैं, समझे, आप बड़ों की अपमान चाहे, और इसके अंदर शायद बार मैंने पहले बता था, एक जो है देहाती मसले हैं कि खाओ पियो छको मत, डू ईट लेकिन डोंट ओवर ईट, बोलो चालो बको मत, डू स्पीक बट रिमेन पार्लियामेंटेरियन, देखो भालो तको मत, तकना कहते पैगनिज्म पर, उसी भाव से आदमी के कर्म बनते हैं जी। और इस पर मैंने किया है, कूदो फांदो थको मत, रिमेन विद इन योर रिजर्व, बर्न योर कैलोरीज, समझे। अब गांधी पर आने के पश्चात अब मैं आपको जो है एक वाकया और मैं बताऊंगा, जो मैं जब लखनऊ में पहुंचा 1951 में आगरा कॉलेज से BSc करने के बाद, तो आगरा के अंदर मेरे अंदर एक भावना थी सत्य के लिए कोई मुझे मौका मिले। आगरा कॉलेज मशहूर था अपने न्यूसेंस के लिए, समझे, हमेशा कैंट आउट ऑफ हो रहता था। मैं टॉमसन हॉस्टल सबसे बड़ा खतरनाक हॉस्टल था, जहाँ बर्फ के 6 से राम सांप वो लोग रहते थे। और सेठ जी ने, मैं पहले उनके यहाँ के रहा था सोशल मोहल्ले में, उसके बाद मेरा एडमिशन जिन्होंने वहाँ करा दिया। मेरा जो हॉस्टल है वो टॉमसन हो गया। अब टॉमसन हॉस्टल के अंदर अगर कोई है नहीं, उसका नाम हो जाए तो पहले मैसेज चला जाता है रात में। मैं 3rd ईयर में था, वो कमरा मेरे सामने है, 12 नंबर का कमरा था टॉमसन हॉस्टल का। वहाँ के मैं नहाने का जो बाथरूम है इसमें पीछे होती थी, सभी करके जाते थे, और उसके अंदर कपड़े टांग देते थे। तो लोगों ने जो बड़े बड़े बर्फ होती है, कोई 6 राम साहब कमर साहब होते, मेरे बारे में सुना कि भाई ये कोई मुजफ्फरनगर का वाका लड़का आया है, समझे, सुनते बड़ा बोले बड़े अपना को, ये मेरे कान में पड़ गया था। और मैं जो है वहाँ नंगा बिल्कुल उसके अंदर जो है वो मेरी पहली परीक्षा थी, या तो मुझे आगरा कॉलेज छोड़ना पड़ता और या मुझे उनके ऊपर सर्वाइव करना था। मेरी क्लास में JP गुप्ता, जो वहाँ पे मुजफ्फरनगर के बड़े सिविल एडवोकेट के लड़के जो मेरे पार्टनर थे, उनके एक सभी जिला मैजिस्ट्रेट थे वहाँ पर। अच्छा। तो मुझे कुछ नहीं समझा, मैंने कपड़े तो ले गए थे, हरि ओम जन मन तड़पत है, और मैं मूड हो
वहाँ से गैली से होता था, मेरे पैर पर हरी दर्शन को आज। और मैं वो जो कमरे में घुसा तो मेरे पार्टनर के जो सीधा जी मजिस्ट्रेट वहाँ बैठे हुए थे, समझे। उन्हें देखा एकदम पार्टनर, तो उन्हें अग्नि परीक्षा जो सबूत थी कविता। उसके बाद एक प्रोग्राम हुआ था सितारा देवी, भाई डांसर हुए थे के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, समझे। तो वो सितारा देवी डांस के अंदर कुछ आगरा कॉलेज के लड़के वो बदमाशी से वो आगे बढ़े। मैं तो ऐसे VIP समझता कि मेरे बड़े अच्छे होते, मुझे पीछे की गैलरी के अंदर उन्होंने बिठा दिया। और अभी तक याद है उन्होंने जो बदमाशी की आगे, और लड़कों ने वहाँ की मिलिट्री वालों ने को निकालना बंद किया। और जो डांस कर रही थी तो उन्होंने गंदे शब्दों में उसको डांस की बरौड़ी बनानी शुरू करी। तो मेरे हॉस्टल के नविता ठाकुर जोगेंद्र सिंह थे, पहलवान मानते थे ठाकुर जोगेंद्र सिंह, समझे। तो उनको घसीट करके जो आगे से मुझसे नहीं देखा गया। तो वो स्पीच जो मैंने दी है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कहा तुम इन बाजुओं को ऐसे ही तोड़ना चाहते हो। इस तरीके से गोविंद बल्लभ पंत जी ने पंडित नेहरू को अपने बाजू से उनके ऊपर आओ मेरे ऊपर प्रहार करो, और उन्होंने जोगेंद्र सिंह को पीछे से पकड़ कर दी। जब उन्होंने उनके कर्नल जो पहुंचे, जब ये सुना वो मेरे पास आए, वो ताज्जुब करते रह गए, क्या चाहते हैं आप? मैं कहा सम्मान को। और वो सारे लड़के आकर तो सम्मान को क्या है वो देखा। उसके बाद मैं हीरो बन गया सबके सब ये। और एक चीज और बताऊं, छोटा जो रवीना टंडन का नाम सुना होगा, समझे। ये उस लड़की थी रवि टंडन, ये फर्स्ट ईयर में था, मैं थर्ड ईयर में था। अच्छा जी हाँ। और ये जो है वापस प्ले हुआ था 1950 में, जिसको राजेंद्र प्रसाद जी आए थे और गोल्ड मेडल मिला था। तो उसके अंदर 3 एक्ट लिखी गई थी। महेश रावत का नाम सुना होगा, DIG पुलिस के होकर के रिटायर हुए, DGP जो DGP नहीं बन पाए थे, DGP है महेश रावत, समझे। और एक खंडेलवाल साहब थे, वो लेक्चरर थे। और एक आपने नरेश उपाध्याय थे जो हैदराबाद में जाकर के वो बने थे एडवोकेट जनरल, सरकार के जो थे, 6.5 फुट था। बहुत बड़ी, मैं बड़ा एक्टर, वो बड़ा एक्टर। तो फैसला हुआ, पहला सीन जो होगा वो सिकंदर का होगा। इसके अंदर महेश रावत सिकंदर बनेंगे, और जो इसका मामा जो था इसका रवि का फर्स्ट ईयर का स्टैंड, ये सेटिफिकेट बनेगा और वो सिकंदर बनेगा, समझे। मुझे राजा नंद का पार्ट दिया गया, महेश भाई साहब ने चाणक्य का, और उधर जो है महेश साहब ने अशोक का वो दिया गया। तो मैं इसको इस रेफरेंस में कह रहा हूँ, जो रवि जो है, समझे, जब जाकर के इसने वहाँ पर ये देश को मैदान के रहने वाले थे, समझे। तो इन्होंने कुछ जरा थोड़ा सा खूबसूरत वगैरह थे, तो ये मेरे वापस स्टॉल में माफी मांगने के लाए थे। मेरे मशहूर था कि मैं कभी आज तक मैंने तुम नहीं कहा किसी को, और ये मशहूर था हाथ नहीं उठाया। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा, एक बार 8-10 किस्से हैं। वो मेरी कहानी, एक बार ओंकार सिंह लड़का था, 6.5 फुट डॉक्टर का, कहने अरे ये तो वहाँ पे जब लखनऊ में जाए सारी हॉस्पिटल ही पीछे हो जाए, समझे। मेरा मेरे किस्से जो यहाँ तक आ गई थी लखनऊ तक। जी। मैं सेकंड ईयर में था, तो आपको पता है वहाँ डेंटल कॉलेज 49 में शुरू हुआ था, समझे, चावला जी पे मिल के। मैं 51 में गया था, 52 में, समझे, 53 में मैं BSc के बाद गया था, और कुछ लड़के इंटरमीडिएट के बाद वो पहली मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए थे। वो मेरे किस्से सुने गए थे, आगरा की भी, मुजफ्फरनगर की भी। तो वहाँ पे चर्चा होती थी। तो एक मौका ऐसा आया कि हजरतगंज के अंदर की फूड मार्ट है, और उसके बगल में गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट है। की फूड मार्ट वो दुकान का एक से लेकर के डायमंड तक है, बड़ी VIP शॉप क्या है, समझे, मानी भी सिंह भी होते थे। और इधर एक डीलर ब्रदर्स है जो बिगेस्ट डेवलपर्स है जो है। तो मुझे बताया गया कि ये मेरा क्लास फेल होता YC अरोड़ा, मैं हजरतगंज में मांगगंज में बड़ा मशहूर हुए थे, कहने की ये दुकान जो है कच्चू बच्चे की, वहाँ
क्या बात करता है, समझे। पता चला कि वहाँ ये हो गया, किसी की हिम्मत कुछ करने की। तो मुझे एक इन्विटेशन आया, मैं जूनियर था, सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, मेडिकल कॉलेज में जानते हैं, सीनियर 5th ईयर के बड़े एक हो जाए, ऑस्ट्रेलियन का TNCG बड़ा, वहाँ पर मीटिंग हुई, समझे। मीटिंग खत्म होने वाली थी, किसी मुजफ्फरनगर के लिए मुझे मालूम है, लगते हैं उनकी वाइफ जब वाइस चांसलर रही थी अपने कानपुर में, उनकी कॉलेज मैंने कहा इस लड़के को सुन लो, किससे सुन चुके थे, अभी तक मैं ज्यादा समय हो रहा है, समझे। तो मैंने एकदम कहा, अगर आपने वाकई में कुछ जज्बा है और ठान ही लीजिए, तो 18 लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हो जाए, ये सोच करके चले उनकी लाश मोड़ने आएंगे, जिंदा नहीं आएंगे। अगर वाकई में आप कंसर्न है, और अगर नहीं कंसर्न है तो चूड़ी पहन करके घर बैठिए, आप यकीन नहीं करेंगे, 9 लोग सीनियर का उठा करके खड़े हो गए। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ी। मैंने वहीं बैठे प्लान बनाया। मैंने ये अभी तक याद है, मगर याद रखना 1857 का रिफरेंस डिक्लेयर हुआ था, क्योंकि वो गलत हुए टाइम पर लोग डिफरेंस कर पाए थे। ये 3 दिन का प्रेस्टीज KGMC ऑपरेशन होगा, समझे, और ये 3 मिनट का होगा। चौथे मिनट में, उस 3 मिनट के अंदर मुझे याद है, मैंने कहा दूसरे लेन की वहाँ का टेलीफोन आपके अंदर, वहाँ का टेलीफोन आपके अंदर, और मैं 5 लोग मेरे साथ थे, जो बड़े स्पीकर बड़े पढ़ने थे, और मुझे वहाँ जाना था उसमें, उसको अटैक करना था। और सबसे बड़ी चीज आपको बताऊँ, एक तरह समझिए आप काकोरी कांड आजकल सुन रहे होंगे, ये TGMC का काकोरी कांड था। मुझे बता, काकोरी कांड के अंदर न्याय तिवारी जी बोल रहे थे, समझे, यहाँ पे रामनो लोहिया में उनके ऐसे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, वो डाकू नहीं थे, चेतना थी, वो ईद चेतना आजादी की, ये महसूस कराने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर नपुंसक ही रहते हैं, वो कुछ रोकने के डाकू नहीं थे। तो ऐसे ही जब मैंने कहा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ याद है, वहाँ से अगर 1 इंच का पैसे का भी वहाँ से नुकसान हुआ, मुझसे बुरा मैं यहीं पे बात कर लूंगा, इसको ध्यान रखना। और जिसके अंदर हिम्मत है वो करे, मतलब अपनी शुभकामना है, कमजोर आदमी उसके लिए मजबूत के लिए बुरा हो जाता है। और मेरे पास 10-15 मिनट का टाइम लग गया, वहाँ से चला अपने हॉस्टल में। आपको देखिए, मेरे सरवा बड़े भाई वहाँ पे मुझे तुमसे मिलने के लिए, क्या बात है, मैं होगा तो तैयार हूँ, मगर मैं 15 मिनट में आपको मैसेज मिल जाएगा, लेकिन कहीं नहीं आप बैठे नहीं। मैं वहाँ से गया, मैंने देखा कि देर हो रही, केवल 1 मिनट रह गया, और लोग वहाँ के आस पास नहीं, तो मेरे साथ समझने का इसमें डिफरेंट टाइम्स हो गए, तो मैं एकदम गया उसके अंदर घुसा। स्वामी अभी तक वो निशान जो है मेरी बॉडी पर लाल की कट रही थी, समझे, मैंने उसमें अकेले पर 125 से मारा, समझे, और एकदम अटैक हो गया, समझे। और नेशनल दिक्कत ये हुई, जो वो लोग जो आए वो सामान जो बाहर फेंकने लगे, अपने आदमी जो है कह गया हम 3 मिनट में ऑपरेशन खत्म करके जो है, समझे, और ऊपर एक तरह से अब रिक्शे से जो है सीजी हॉस्पिटल जो बड़े वहाँ पर आने लगे, लोग सुनते हुए आगे जाए थे, मेरे हाथ से खून पड़ा, मैं हॉस्टल में पहुंचा, पसीने से हो गए, मेडिको लीगल मामले में कहीं वहाँ ना पहुंच जाए, जॉब में बगैर एनेस्थीसिया के मेरा स्टिचिंग हुआ, और मेरे चेहरे पर जो है मुस्कुराहट थी। मेरे मन में था कि आज मैंने इस KGMC की असमत को बताने में कुछ भी नहीं खोया है, जिंदा चला आया हूँ। मैं तो सोच करके आया था मेरी लाश पहुंच जाएगी, मुझे गर्व होता है था, तो भाई साहब को मैंने बताया, वो मुझे लेकर के क्या पत्रिका में शोर पे गया। जब मैं लौट करके वहाँ मेडिकल कॉलेज में गया, पता चला कि हर कोई इतना खुश था जितने प्रोफेसर थे, वो कौन है, वो कौन है। इन शॉर्ट यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, आज जैसे आगरा में हूँ, आज बिकम द हीरो, और आप यकीन करेंगे मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि आई रेंज इन दिस मेडिकल कॉलेज फ्रॉम 51 to 61। उसके बाद जो है समझे कि ये
चीजें मैं अपनी प्रेरणा से संबंधित और आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, एक संक्षेप में बस खाली मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अनुभव तो आज़ादी का हमारा फोकस है उस पर, और उस पर सब कुछ बता दिया है। बस थोड़ा सा एक चीज़ बस जानना चाहता हूँ कि 75 साल हमें हो गए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हर आदमी सुरक्षित हो, स्वस्थ रहे, उसके लिए किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो, वो आप हमें बताएं, क्योंकि वो आज के समय में उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। जी ठीक है, इस विषय में मैं केवल ये कहूँगा जी कि पंडित नेहरू के बाद ये देश भाग्यशाली है, भाग्यशाली है। उनको मैं बड़ा निष्पक्ष आदमी हूँ, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ जी, मैं अपनी आत्मा से बोलता हूँ जी, पूरा वर्ल्ड सुरक्षित है जो पंडित हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी के हाथ में वोट करेगा, और पूरा यूपी सुरक्षित है। आई विल नॉट मिस माय वर्ड। जो यहाँ पर श्री हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या कहते हैं, योगी जी, उनके हाथ में वोट कर रहे हैं। उनके अंदर मैंने क्वालिटी पाई है। नेपोलियन ने कहा था डिसिप्लिन, टॉलरेंस, नो एक्सेप्शन। डिसिप्लिन में जो है कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। जैसे महाभारत में कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन को, यहाँ मोह नहीं चलता है, समझे? तो इसी हिसाब से इस देश, इस प्रदेश की जो हालत थी, अगर यूपी अपने आप को जो है तो करना चाहता है, उनको जो है वो करने से कुछ नहीं होगा। नेपोलियन की दूसरी चीज एक चीज मैं कहूँगा, आई एम स्टैंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल ऑफ योर कॉन्शियस। हर आदमी अपनी आत्मा के सामने खड़ा हुआ है, समझे? और अपनी आत्मा से खुद अपने को जो वो करेगा उसको खुद जवाब मिल जाएगा। तो कोरोना के लिए अभी तक मैं यही कहूँगा कि कोरोना को हम लेकर के आते हैं, वो खुद नहीं आता है। के अग्रवाल जैसे हजारों लाइफ बचाए, कहीं कमी उनमें रह गई है। इसीलिए उनको जो है आपके नोएडा के अंदर ही जो योग गुरु नेगी जी थे, वहाँ उनमें कुछ बच्चों ने कमी की है, इतना बड़ा रत्न हमने खो दिया है। तो दूसरी लहर को, क्योंकि मैं यहाँ पर इस वक्त जो मेरे साहबजादे हैं, समझे, प्रोफेसर डॉक्टर अजीतेश पीठ हैं, जो 10 साल अपोलो में भी रह चुके हैं, समझे, और ये सुपर स्पेशलिस्ट हार्ट, तो वो वहाँ पर जो है एक सेकंड में उनके लिए जरूर कहना चाहूँगा, जब वो अपोलो में काम कर रहे थे तो हमने कुरैशी साहब का नाम सुना हुआ, जो इंदिरा जी गांधी मिनिस्टर भी थे, कृषि मिनिस्टर थे, समझे। तो वो अपोलो में ट्रीटमेंट जब चल रहा था उनका, वो नंबर 2 पर थे डॉक्टर मनी के साथ में। तो उन्होंने उनके जो सैनिक वगैरह जो बोर्ड में थे, उन्होंने उनसे कहा होगा, देखो इस डॉक्टर को तुम देखो और बताना मतलब अपना परिचय, इन शॉर्ट में कहता हूँ। तो मुझे एक चर्चा चलती थी, समझे, वो इतना कहना काफी होगा। जब एक दिन अचानक मेरे नोएडा के अंदर कुछ खुशी होनी चल रही है, तो कहने ये मत बताना गवर्नर है शफी कुरैशी, समझे, मानर के चेयरमैन भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, इंडिया कैबिनेट भी रहे हैं, ग्रेट पर्सन जो है। तो मैंने कुछ ओवर न किया, कौन पढ़ने लगा, तो कहने लगे, तो मैं एकदम अचानक पहुंचा कि सफाई को गवर्नर नाम लेकर मैं गया, उनकी बेगम साहब, शर्मा जी आप 3 दिन करेंगे। वो शख्सियत जब आप मेरे यहाँ से पता नहीं चलिए आए नहीं, 17 सेक्रेटरी को मेरे खाने पर, वो जब मेरे उसमें घुसे लॉबी में, वो मुझे ऊपर से देखकर मेरे राष्ट्रपति से चाल गवर्नर जब अपनी बेगम के साथ, वो तो बड़े ही एटिकेट के वो खबर करके आएंगे या आएंगे, वो बेगम के हाथ में कुछ भी वगैरह जो भी, मुझे ऊपर से मेरे साथ ऐसा स्वास्थ्य को जल्दी खत्म कीजिए, मुझे कोई गुस्ताखी हो गई है, मैं अपने को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैंने रक्षा लीजिए, मैं आपका ब्रह्मा। ड्राइंग रूम में बैठने से पहले मैं बोला, डॉक्टर साहब, जब मैंने आपके साहबजादे को अपोलो के अंदर देखा तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा हुई,
ये इच्छा हुई, ये वो कौन सा चमन है जिस चमन में ये फूल जो है पैदा हुआ है, वो कौन से वाली वालदा है जहाँ इसकी परवरिश हुई है। तो मैं केवल मेरा मकसद जाने था, और वो जो कुछ इंतजाम और जो कुछ अपने राजनीति से कुछ बात है वो करके बहरहाल उस दिन मेरा दिल सबसे बड़ा हो गया। अब उससे फर्दर मुझे उनका परिचय देने की आवश्यकता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने महक को यहाँ पर भी है, लखनऊ के अंदर जो है महका रहे हैं अपने फ्रंट लाइन जो वो है वर्कर्स जो है उनको अपना एडवाइस, उनका संरक्षण, और हमें जो है हमारे माँ बाप को जैसे सरवन बेटा होता है, सरवन की तरीके से हमको इस तरीके से सुरक्षा में रखे हुए हैं कि हम जो है कोई ऐसा गलती ना हो जाए जो कोरोना हमको चपेट में ले जाए। बिल्कुल अपने तो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि तीसरी लहर को बचाना है तो आपको वो कम से कम 2022 को अगर आपने 21 को गुजार लिया दिसंबर तक, और उसमें वही 2 यार्ड का डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन, मास्क, और घर के अंदर जो भी सामान आए, डॉक्टर साहब के यहाँ जो भी सामान आता है उसको उसकी क्वारंटीन बना रखे फॉलो, वो इतने टाइम तक क्वारंटीन में रहेगा। मेरे पास ऐसी लेयर बना रखी है कि कहीं से भी कोई गलती ऐसी ना हो जाए कि जिसकी वजह से कि कोई रिस्क हो जाए। तो इतनी एहतियात की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा जो दुख की बात है, मैं ये कहूँगा कि जो रामदेव जी जो है कि पोस्ट कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, लोग इस यूफोरिया में ना रहे कि हम तो कोरोना से बच गए हैं। वो खुद ही बताएंगे, आपको नहीं कह पा रहे हो, क्योंकि कोरोना का जो दाह संस्कार हुआ है वो तो शरीर के अंदर ही है ना, उसके रात कहीं बाहर तो नहीं फेंकी गई है। और वो जहाँ भी उसका कहीं पहुँच जाए तो उसी वहीं को वो करेगा। तो दे हैव टू बी नाउ मोर कोशिश, क्योंकि जिनको वैक्सीन लग गई है उनको भी चपेट में ले सकता है, समझे। तो इस गलत फहमी में ना रहे कि कोरोना से हम जो है हम लिबर्टी कुछ 6-8 महीने और धैर्य रख लीजिए, समझे। और जो गाइडलाइन गवर्नमेंट दे रही है, मोदी जी ने दी है, समझे। और आज मोदी जी की आवश्यकता जो है वो इस देश को नहीं, जैसे गांधी जी के वक्त। आपका डॉक्टर साहब समय पूरा उसका हो गया है, 1 घंटा 10 मिनट हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। बिफोर आई एंड आई विल से लाइफ इज शॉर्ट, आर्ट इज लॉन्ग, एक्सपेरिमेंट्स आर फ्रस्ट्रेटिंग, जजमेंट्स आर डिफिकल्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज़ादी के संस्मरण सुनाए हमारे श्रोताओं को, आपने इस तरह की बातें बताई जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ सबक देंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर AP जैन को, जिन्होंने आज़ादी के संस्मरण हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किए। यह खास कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तैयार किया गया।